वेलकम अमर सर यूट्यूब चैनल। इस पर आप सबों का स्वागत है। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक सीईटी पर मैं बात करने वाला हूं। इसके साथ आपका पूरा फ्यूचर जुड़ा हुआ है। मैं इसके इम्पोर्टेंट जो पहलू हैं उनको सामने रखूंगा, लेकिन जो मेन सवाल है, मुख्य सवाल है जो आपके मन में है कि आपको कितनी दिक्कतें होंगी, पता नहीं ये सीईटी कैसा होगा, पता नहीं आप उसको कैसे फेस करेंगे, पता नहीं उसका प्रिपरेशन कैसे करेंगे, पता नहीं वो आपके लिए फेवरेबल है या आपके विरुद्ध है, किस तरह से नए सिरे से प्रिपरेशन करना पड़ेगा। ये सब सवाल हैं जिसको लेकर के आप सभी स्टूडेंट परेशान हैं। लेकिन उसके पक्ष में विपक्ष में बोल देना सफिशिएंट नहीं होता। इसमें जो चीजें हैं, गवर्नमेंट की जो मंशा है, इस तरह के घटनाक्रम का जो पूर्व इतिहास है, उसको देखते हुए, उसके पूरे स्ट्रक्चर को देखते हुए हम लोग बात करेंगे। फिर मैं बताऊंगा कि स्टूडेंट्स के लिए क्या चैलेंजेस हैं, क्या दिक्कतें हैं या क्या आसानी होगी। ये सारे पहलू हैं। लेकिन मैं धीरे धीरे करके एक एक बात को पहले आपको बताता हूं और फिर बताऊंगा कि ये आपके लिए फेवरेबल है या नहीं। ठीक है, ये एपिसोड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए, पूरे देश में 2.5 से लेकर के 3 करोड़ स्टूडेंट्स हैं जो एग्जाम में अपीयर होते हैं। पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट, इन स्टूडेंट्स के लिए नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी NRA का फॉर्मेशन गवर्नमेंट ने किया है, जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट CET लेगा। इसी पर पूरा का पूरा घटनाक्रम है। ये 2.5 से 3 करोड़ स्टूडेंट्स के लिए उनके भविष्य का सवाल है, भाग्य का सवाल है। अभी 20 से ज्यादा एग्जामिनेशन बोर्ड्स हैं, उनमें से एजेंसीज हैं, उनमें से सिर्फ 3 को इसके अंदर लाया गया है, जिसमें स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, IBPS जो बैंकिंग बोर्ड है वो, और डिफरेंट RRBs यानी रेलवे, यानी बैंक SSC रेलवे। अधिकतर स्टूडेंट यही मानते हैं गवर्नमेंट जॉब मतलब बैंक SSC रेलवे, सिविल को छोड़ करके। तो ये बहुत बड़ा समूह है। लेकिन आउट ऑफ 20 ये 3 हैं जिनके लिए ये CET इनिशियली स्टार्ट हो रहा है। ये 3 एजेंसीज 50 से ज्यादा एग्जामिनेशंस कंडक्ट करते हैं। मैं इसका ट्रेंड भी आपको बताता हूं। इसमें जो होने वाला है फॉरकास्ट भी करूंगा, वो भी बताऊंगा आगे क्या होगा। तो ये 3 एजेंसी 50 से ज्यादा एग्जामिनेशंस लेते हैं और उन्हीं के लिए ये CET बनाया गया है। 1.25 लाख गवर्नमेंट पोस्ट इनके अंतर्गत आते हैं, सारे नहीं, बताता हूं, इसको लेकर परेशान मत हो जाइए। इन 3 एजेंसीज के द्वारा जो 50 डिफरेंट एग्जामिनेशंस लिए जाते हैं, जिनमें करीब करीब 2.5 करोड़ से लेकर 3 करोड़ स्टूडेंट्स अपीयर होते हैं पर ईयर, और पर ईयर इनकी वैकेंसी 1.25 लाख है, 1.25 लाख। इनके लिए एक सिंगल, एक तरह से सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन टेस्ट ये लेने की व्यवस्था की गई है, जो इन सारे एग्जाम के प्री एग्जाम को इलिमिनेट करेगा, सब्स्टिट्यूट करेगा। लेकिन ये लाइन एग्जैक्टली ऐसा नहीं है। बाहरी तौर पर यही लगता है कि जैसे टियर 1 एग्जाम SSC लेती है वो हट जाएगा, उसके जगह पर ही आ जाएगा। जो IBPS है वो प्री एग्जाम जो लेती हैं, चाहे IBPS PO हो, RRB हो, क्लर्क हो, ETC, इनके लिए तो प्री हट जाएगा। तो लगता है जैसे ये प्री एग्जाम है। नहीं, ये प्री एग्जाम नहीं है, ये प्री एग्जाम से कुछ ऊपर है।
क्यों, आगे मैं फिर रिपीट करूंगा, लेकिन पहले आपको खुश कर देता हूं ये लाइन पहले बोल करके कि कई गवर्नमेंट एजेंसीज ने इस एग्जाम के आधार पर ही रिक्रूटमेंट करने का फैसला कर लिया है। वो फर्दर एग्जाम नहीं लेंगे, सिर्फ मेडिकल वगैरह जो है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल, ये वाला जो पार्ट होता है वही लेकर के रिक्रूटमेंट करेंगे। कई गवर्नमेंट एजेंसीज ने गवर्नमेंट को इन्फॉर्म किया है। इसका मतलब ये प्री एग्जाम समझने की गलती मत कीजिएगा। ये जो सीईटी एग्जाम है ये प्री एग्जाम से अलग है। इसके स्कोर कार्ड को, क्योंकि अनलिमिटेड अटेम्प्ट है आपका, और एक बार जो स्कोर कार्ड आएगा वो 3 इयर्स तक वैलिड रहेगा। आप फिर एग्जाम देके इसके स्कोर को सुधार सकते हैं, और जो सबसे अच्छा स्कोर होगा वही आपका स्कोर माना जाएगा। अभी सिर्फ ये 3 एजेंसी यानी एसएससी, आईबीपीएस और आरआरबीज, ये हैं। ऐसी 20 एजेंसीज हैं, इन सब को इसके दायरे में लाया जाएगा। प्राइवेट सेक्टर्स वो भी चाहें तो यूज कर सकते हैं। मैट के स्कोर को एमबीए में कैसे प्राइवेट और दूसरे जगह स्कोर मांगा जाता है, उसको मान लिया जाता है। आईबीपीएस के स्कोर कार्ड को कई प्राइवेट सेक्टर्स मान लेते हैं, तो इस स्कोर कार्ड को प्राइवेट सेक्टर में भी यूज किया जाएगा। इसकी भी पूरी संभावना है जो व्यक्त की गई है। कुल मिलाकर के इस पर मैं अपनी बात रखता हूं, लेकिन एक एक करके मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है? फिर इसके पॉइंट्स पर बात करूंगा। अभी इंपॉर्टेंट सेक्टर्स पर एग्जाम होते हैं। समझ लीजिए 1,500 करोड़ से ज्यादा रुपए का गवर्नमेंट ने प्रावधान किया है। किसके लिए? इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए। ये एक बहुत पॉजिटिव डायरेक्शन में किया गया कदम है। 117 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, इन सबों में एग्जाम होंगे, और हर डिस्ट्रिक्ट में एक एग्जाम सेंटर जरूर होगा, ये भी है। तब स्टूडेंट्स को दूर दूर नहीं जाना पड़ेगा। स्पेशली जो इकोनॉमिकली पुअर हैं या फिर जो गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं, उनको बहुत दिक्कत होती है, तो उन्हें फायदा होगा। आप देखिए, इनका पैसा बचेगा, वो सब कुछ तो है ही, इस पर आते हैं। रूरल एरिया में भी फायदा होगा, रिमोट एरिया में भी फायदा होगा। आप देखिए, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, इस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अंडर एज लिमिट जो आपको रहेगा, जो जैसा अभी रहता है, 3 इयर्स तक वैलिड रहेगा। इससे समय, पैसे और प्रयास सबों में इंप्रूवमेंट आएगा। अब आप देखिए, ये जो सीईटी होगा, अलग तरह के पोस्ट हैं, तो ये ग्रुप बी और ग्रुप सी के नॉन गैजेटेड पोस्ट के लिए बात हो रही है, जिसमें की वैकेंसीज 1.25 लाख हैं अंडर दीज 3। ये जो 3 का मैंने नाम लिया, एसएससी, रेलवे और बैंक, इसका, तो इसके लिए 3 कैटेगरीज होंगे, 10th स्टैंडर्ड, 12th स्टैंडर्ड और ग्रेजुएशन। तो तीनों के क्वेश्चन के लेवल में अंतर होगा, और अपना लाइन चूज करेंगे। जो जिस स्टैंडर्ड के हैं उस स्टैंडर्ड के मुताबिक चूज करेंगे। इसका फायदा होगा कि आपका कंपटीशन घटेगा। कैसे घटेगा, इस पर तो मैं डिटेल एनालाइज करके आपको बताऊंगा कि क्या रियल में फायदा होने वाला है। तो अब आप ये देखिए, ये एग्जाम जब हो जाएगा तो बैंकिंग के, एसएससी के और रेलवे के, इन्हें अधिकार होगा कि ये फर्दर एग्जाम लें। अब उसमें से कितना एग्जाम लेते हैं, क्या लेते हैं, वो उन पर डिपेंड करता है। लेकिन कम स्टूडेंट्स आएंगे, बढ़ जाएंगे तीनों में, और जो आएंगे उनके लिए मुझे लगता है कि एक एग्जाम होगा, उसके बाद इंटरव्यू, फिर वहां प्री मेल का सवाल नहीं है। उस स्कोर कार्ड के आधार पर स्टूडेंट्स वहां बुलाए जाएंगे। पहले आपको पता है कि ग्रेजुएशन में 70% मार्क्स वाले को, 65% मार्क्स वाले को, 60% तो मिनिमम होता था पहले, और पहले ही स्टूडेंट छट जाते थे, वो दे नहीं पाते थे। अभी तो आप दीजिए सीईटी के माध्यम से,
और उसको फिर इम्प्रूव कीजिए, फिर इम्प्रूव कीजिए। ग्रेजुएशन को फिर तो इम्प्रूव नहीं कर सकते ना। हमेशा के लिए समझ लीजिए कि उनके लिए बैंकिंग बना ही नहीं, ऐसा होता था। अभी आईबीपीएस बनने के बाद कितना बढ़िया हुआ, उसमें कुछ भी नहीं है। अभी तक जो हो रहा है मिनिमम में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में परसेंटेज ऑफ मार्क्स, और हर स्टूडेंट बैठता है, ये धीरे धीरे करके इम्प्रूव होता हुआ आया। तो दूसरे लेवल का एग्जाम ये ले पाएंगे, और वो एग्जाम को आप लगातार दे सकेंगे, कोई प्री नहीं देना है। 3 इयर्स तक वैलिड है, 3 इयर्स तक वैलिड है। आप अपना स्कोर कार्ड को सुधार भी सकते हैं, बार बार कर सकते हैं, साल में 2 बार लेने की योजना है। ठीक है। इसके बाद एक कॉमन पोर्टल होगा जहां पर वो अपना चॉइस ऑफ सेंटर्स लेंगे, और वहीं पर पूरी कोशिश होगी। गवर्नमेंट तो अपने पास स्पेस रखती है, बोर्ड भी रखता है कि इफ पॉसिबल जनरली जो सेंटर मांगते हैं वहां उनको मिल ही जाता है, तो वो मिलेगा ही। मल्टीपल लैंग्वेजेस कितना इंपॉर्टेंट है बताइए। आप स्पेशली जितने लोअर लेवल के पोस्ट बी और सी के लिए बात हो रही है, सी कैटेगरी में, सी ग्रुप सी में, जिसमें 10th स्टैंडर्ड मांगा जाता है, आप देखेंगे ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं जिनको न ठीक से हिंदी आती है न ठीक से इंग्लिश, और उनको बहुत दिक्कत होती है। लगभग 12 रीजनल लैंग्वेजेस में ये सीईटी फिलहाल लेने की योजना है, जिसको आगे चल के सभी 22 राष्ट्रीय भाषाओं में लिया जाएगा। ये प्रोजेक्टेड है। ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स 10th पास करके छोड़ देते हैं पढ़ाई, और उसके बाद वो जॉब चाहते हैं, और वहाँ उनको जो कंपटीशन होता है, सबसे ज़्यादा इंग्लिश से डर लगता है। साउथ इंडिया में है तो हिंदी से डर लगता है। वो रीजनल लैंग्वेजेस में दे पाएंगे, ये एक बड़ी बात है। मल्टीपल लैंग्वेजेस का जो चॉइस है, ये एक बड़ी बात है। ये आप ये समझ चुके कि ये सिर्फ 3 के बारे में है, इस पर चर्चा हम लोग कर चुके। इसके बाद देखिए, जो मैंने पहले कहा कि कई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स ने घोषणा कर दी है, सहमति व्यक्त कर दी है, गवर्नमेंट को, पब्लिकली नहीं, गवर्नमेंट को इन्फॉर्म किया है कि वो सीईटी स्कोर के आधार पर ही बहाली करेंगे और फर्दर एग्जाम नहीं लेंगे। तो ये एक बड़ी बात है। ये टेंडेंसी बढ़ेगी। सीईटी का स्कोर जितना महत्व पाएगा, उसके आधार पर उतने ही ज़्यादा सिलेक्शंस होंगे। अब मैं इसको एनालाइज करता हूँ। देखिए, कोई भी नया काम जब शुरू होता है तो उसमें दिक्कत होती है। जो वर्तमान सरकार है, उसके बड़े फैसलों में से ये एक फैसला है। गवर्नमेंट यूं ही फैसला नहीं लेती, रिक्वायरमेंट्स होता है, लोग चाहते हैं। उस चाहत को गवर्नमेंट सोचती है कैसे अमली जामा पहनाए। आपको मैं याद दिलाता हूं, ये 90s की बात है, जब बैंकिंग बोर्ड अलग अलग हुआ करते थे। क्लरिकल लेवल में स्टेट का बैंकिंग बोर्ड होता था, बंगाल बैंकिंग बोर्ड, महाराष्ट्र बैंकिंग बोर्ड, और एक स्टूडेंट उन थोड़े से 20-25 सीट्स के लिए जनरल कैटेगरी में एक स्टेट से दूसरे स्टेट बसों में, ट्रेनों में ऊपर चढ़ के जाया करते थे। भूसे के ढेर में सुई ढूंढने के बराबर था। जो पीओ का पोस्ट है, वो अलग अलग बैंक का अलग अलग होता था। कितना मुश्किल था। उस समय सारे लोग सोचते थे कि काश ये सारे बैंकिंग के पोस्ट एक जगह हो जाते, एक एग्जाम होता। उसका प्रयास हुआ, और 2011 के आसपास आईबीपीएस बना। जब बना तो अच्छी सोच के साथ बना, लेकिन बहुत सारी चीजें होती हैं जिसमें आप रूल्स बनाते हैं और प्रैक्टिकली बाद में दिक्कत होती है। तो पहला एग्जाम में तो बहुत दिक्कत हुई। बहुत सारे लोग पास भी हो गए, समझ में नहीं आया किस में देना है, नहीं देना है। मैं पढ़ा रहा हूँ 25 इयर्स प्लस से। मैंने देखा स्टूडेंट्स परेशान थे, और पहली बार बड़ी दिक्कत हुई सारे स्टूडेंट्स को, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिकल जो भी प्रॉब्लम्स आए उनको सॉल्व किया गया। और आज आप बताइए कि आईबीपीएस का एग्जाम आपको पसंद आता है कि नहीं, आईबीपीएस का पूरा सिस्टम पसंद आता है कि नहीं। लेकिन जब पहली बार लागू किया गया था तो ऐसा नहीं था, बहुत दिक्कत हुई थी। तो आप समझ लीजिए कि ये जो
इनको मिलाने की योजना है, सिंगल एग्जाम बनाने की योजना है, ये कितना जरूरी है और ये सक्सेसफुल होगा। अब मैं बताता हूं इसका फायदा क्या है, आप शायद अनुमान नहीं लगा पा रहे। मैं आपको अभी बताता हूं कि ये आपके लिए कितना फायदेमंद साबित होने वाला है। देखिए, दिक्कतें होंगी तो गवर्नमेंट उनको सुधार करेगी। आप सबों की ओर से, हमारी ओर से, सबों की ओर से डिमांड जाएगा उन दिक्कतों के बारे में, और गवर्नमेंट उसके बारे में रूल्स बनाएगी, संशोधन करेगी, सुधार करेगी, नए रूल्स बनेंगे। आज की तारीख में जो होता है मैं उसकी बात करता हूं। आईबीपीएस का एग्जाम होता है, तो बैंक का एग्जाम देने वाले बहुत सारे स्टूडेंट एसएससी में भी जाके दे देते हैं, पास कर जाते हैं और छोड़ देते हैं। एसएससी के एस्पिरेंट की संभावना को आपने क्यों बर्बाद किया, बताइए। क्या जरूरत थी? यदि आपको बैंक में जाना था तो एसएससी का एग्जाम देने की क्या जरूरत थी? तो एक ही स्टूडेंट, एक लाइन वाला जाना है बैंक में और वो सारा फॉर्म फिलअप करता रहता है, समय भी बर्बाद होता है, कंसंट्रेशन भी लॉस होता है, और कंपटीशन को वो टफ बना देते हैं। कंपटीशन आज जितना टफ है वो बहुत आसान हुआ होता यदि ऐसा ना होता। क्या नहीं होता? आपसे मैं कहता हूं, एक स्टूडेंट जो पास करता है वो सारे एग्जाम में पास करता है। वो एसबीआई पीओ में भी पास करता है, एसबीआई क्लर्क में भी पास करता है, आईबीपीएस पीओ में भी, आईबीपीएस क्लर्क में भी, आईबीपीएस आरआरबी पीओ में भी, आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क में भी, और दूसरे एग्जाम में भी। सारी जगह पास करने की जरूरत क्या थी? जब आपको एक ड्रीम जॉब मिल गया, बहुत माने तो चलिए, आपने अगर एसबीआई क्लर्क पास किया तो चलिए आप पीओ के लिए ट्राई किए, आईबीपीएस पीओ या एसबीआई पीओ, ये समझ में आता है। लेकिन आईबीपीएस पीओ पास करने के बाद आईबीपीएस आरआरबी पीओ का फॉर्म भरने, पास करने, फाइनल क्वालिफाई होने क्या जरूरत थी, बताइए। ये इतना गलत है कि ये कंपटीशन को काफी टफ बनाता है। इसके बाद जो पास किए हुए स्टूडेंट है दूसरे साल भी फॉर्म भरते हैं और प्री तो दे ही देते हैं। आपका प्री एग्जाम में, मैं कहता हूं प्री एग्जाम में, अगर आपका ये टोटल सीट जो आपका जैसे आईबीपीएस है उसमें अगर 8000 सीट्स हैं और 80,000 रिजल्ट्स आने हैं मान लीजिए, तो आप ये समझ लीजिए कि 80,000 का कट ऑफ कम से कम 25% घट जाएगा, क्योंकि उस 80% में 80,000 में 50% से ज्यादा स्टूडेंट दूसरे एग्जाम देने वाले और पिछले साल एग्जाम में पास किए हुए होते हैं। अगर वो ऐसा नहीं करते तो सोचिए नए जो एस्पिरेंट्स हैं उनको मौका मिलता कि नहीं। ये चीज सीईटी में नहीं होगी, क्योंकि पहला प्रॉब्लम तो प्री होता है ना। हर किसी का प्री आप पास कर जाते हैं, अरे दूसरे के लिए मौका दीजिए, लेकिन कोई मानता नहीं। जॉब सिक्योरिटी चाहिए, जब तक जॉब नहीं होता सब जगह भरेंगे ही वो फॉर्म, नेचुरल है। एक सीटी स्कोर आने के बाद आप सीटी इंप्रूव कीजिएगा, अलग बात है, लेकिन अब बैंक का एग्जाम देने के लिए या तो पास कीजिएगा या फिर अगले साल दीजिएगा, बार बार तो नहीं दीजिएगा ना। तो रियल कंपटीशन काफी कम होगा, कट ऑफ कम होगा और इसका रियल बेनिफिट मिलेगा। आप सोचिए 2.5 से 3 करोड़ स्टूडेंट्स, सोचिए 2.5 से 3 करोड़ स्टूडेंट्स और 1.25 लाख पोस्ट, 200 गुना, 200 टाइम्स। एक पोस्ट पर 200 स्टूडेंट हैं, एक पोस्ट पर 200 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं आज की तारीख में। अब आप ये सोचिए कि यदि ये कैटेगराइज हो जाते, क्योंकि एक पोस्ट पर 200 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, सभी 2.5 करोड़, यानी उसका मेजॉरिटी हर जगह का एग्जाम दे रहा है। ये अगर डिफरेंट एग्जाम्स में बट जाए तो आपका कंपटीशन कितना कम होगा। बैंक में अगर 1 करोड़ लोग बैठते हैं, 1.5 करोड़ बैठते हैं आज की तारीख में, तो मुश्किल से 50 लाख बैठेंगे, 40 लाख बैठेंगे। एसएससी वाले एसएससी की ओर जाएंगे, रेलवे वाले रेलवे की ओर जाएंगे।
किसी का भी आप सोचिए एक प्राइम टारगेट होता है। कोई हृदय से मानता है कि मैं बैंक में जाऊंगा, कोई हृदय से मानता है कि मैं एसएससी में जाऊंगा। सबसे बड़ा जो आपका क्वेश्चन है उसका मैं जवाब दे रहा हूं, क्योंकि अभी ये सवाल उठेगा कि मेरे स्कोप बंद हो गए, मुझे बैंक, एसएससी, रेलवे सब में जाना था। अरे आप एक हैं कि तीन हैं? एक साथ तीनों जगह जाइएगा, एक बात। और दूसरी बात कि अगर आपका ड्रीम जॉब एसएससी है तो आप मुझे बताइए, बैंक का जॉब मिलने से पूरी जिंदगी एक पछतावा रहेगा कि नहीं? क्योंकि आपका जो टारगेट था वो एसएससी था। और अगर कोई प्रोसेस आपके एसएससी एग्जाम को इजी बनाता है तो आप अपने फेवरेट जॉब एसएससी को इजी बनाना पसंद करेंगे कि ये हार्ड ही रहे, भले ही दूसरे एग्जाम में बैठने का मौका मिल जाए, ये आप पसंद करेंगे? सोचिए, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रियल में जो किसी एग्जाम में जाने वाला है वो काफी घट जाएगा। और आप ऐसा मानिए कि ये इतनी बड़ी योजना है, एक बहुत अच्छी योजना है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आएंगे। जैसे मान लीजिए अभी गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया, क्या प्रॉब्लम्स आएंगे कि आप अभी तक कि आपको एक लाइन चूज करना पड़ेगा फॉर 1 ईयर, फिर अनदर ईयर, दूसरे साल आप चाहे तो बैंक छोड़ के एसएससी का कर लीजिए, फिर तीसरे साल हो सकता है आप रेलवे के लिए कर लीजिए। ये है, स्टूडेंट्स का डिमांड होगा। तो ये भी हो सकता है कि नहीं, हमको तीनों में ऑप्शन दे दिया जाए, ये भी हो सकता है। स्कोर कार्ड के आधार पर बुलाया जाएगा। अगला प्रॉब्लम आने वाला है आपको कि उसका जो एग्जाम पैटर्न होगा उसको लेके स्टूडेंट को डरे हुए हैं। क्यों? क्योंकि हो सकता है उसमें कि जनरल अवेयरनेस मतलब स्टडीज का मामला हो। ऐसे जनरल स्टडीज यूपीएससी सिविल सर्विसेज वाला नहीं होगा। अगर होगा भी तो जनरल एक मान लीजिए मान लीजिए कि हिस्ट्री, जनरल नेशनल मूवमेंट को इंट्रोड्यूस कर दिया, कुछ इंडियन कल्चर को कर दिया, कुछ हल्का फुल्का कर दिया, तो इतना तो किसी को भी जानना ही चाहिए ना। इसके अलावा सीईटी को लेकर डरने की जरूरत क्या है? तो इस पर मैं बात करता हूं। लेकिन एग्जाम पैटर्न में भी बदलाव होते हैं। अगर स्टूडेंट्स को दिक्कत होगी तो फिर उसमें सुधार होगा। ये तो एक प्रोसेस है ना। जैसे आईबीपीएस इतने वर्षों में, करीब 10 वर्षों में सुधार होते होते आज एक अच्छी जगह पर आया, वैसे ही ये सीईटी सुधार होते होते एक अच्छी जगह पर जाएगा। पास करने को लेकर के स्टूडेंट्स के मन में डर रहता है कि एक ही एग्जाम होगा सीईटी, उसके स्कोर को लेकर के, फिर और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। अरे कहां हैं आप? कहां हैं? कैटेगराइज हो गया सीईटी में, 10th, 12th और ग्रेजुएशन में कैटेगराइज हो गया, तो आपका कंपटीशन घटा कि नहीं? एक बात। दूसरी बात कि आप सीईटी का जो एग्जाम देंगे, इस एग्जाम में जो भी स्कोर आएगा, आप सोच करके देखिए, जो भी स्कोर आएगा उसका कट ऑफ कम होगा ना। क्यों कम होगा? अरे आप जब आईबीपीएस का एग्जाम देते हैं, इसमें जब इतने सारे स्टूडेंट्स बैठते हैं और उसमें मान लीजिए 80,000 का सिलेक्शन होता है, आपको वहां पर अगर बैंकिंग कैटेगरी चूज करते हैं और वहां पर यदि 5 लाख का सिलेक्शन होता है, 10 लाख का सिलेक्शन होता है, तो जो स्टूडेंट प्री पास करने की क्षमता रखता है आईबीपीएस का, यानी 80,000 में आने की क्षमता रखता है, वो 10 लाख में नहीं आएगा। कोई भी स्टूडेंट जो थोड़ा भी सीरियस है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, ये इतना बड़ा डिफरेंस है कि 80,000, 80,000 में आने वाला स्टूडेंट 10 लाख में नहीं आए, वो बाएं हाथ से लिखेगा तो भी आएगा, बाएं हाथ से कंप्यूटर पर टिक लगाएगा तो भी वो पास करेगा। थोड़ा सा भी अगर सीरियस है, उसने पढ़ना शुरू किया है, हाफ सिलेबस भी पढ़ लिया है, तो उसका सिलेक्शन होगा ही होगा। और उसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट्स घट गए, रियल में पोस्ट बढ़ गया, क्योंकि कोई दूसरा नहीं है जो उसी पोस्ट के लिए दोबारा आ रहा है, एक बार सिलेक्शन हो गया तो आपके पास पोस्ट बढ़ गए।
नंबर ऑफ स्टूडेंट्स घट गए। अब एक एग्जाम होना है तो इतना जो प्रिपरेशन आप मेन एग्जाम के लिए और दूसरी चीजों के लिए करते हैं, तो उस एक एग्जाम के लिए क्यों नहीं करेंगे? चाहे बैंक का हो, चाहे एसएससी का हो, चाहे रेलवे का हो। कुल मिलाकर के मैं ये कह रहा हूं कि बहुत सारे लोग अभी स्टूडेंट्स को भड़काएंगे। फॉर्मेट अभी पूरा आया नहीं, गवर्नमेंट तो इसमें फिर आगे भी सुधार करेगी, जोड़ेगी, नियम कानून बनेंगे, लेकिन इसमें कुछ लोगों को नुकसान भी है। जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, यूट्यूब चैनल्स हैं, एजुकेशनल वेबसाइट्स हैं, उनको थोड़ा नुकसान होगा। क्यों? जितना ज्यादा एग्जाम उतना ज्यादा कोर्सेस, आईबीपीएस पीओ प्री के लिए कोर्स, आईबीपीएस आरआरबी पीओ के लिए प्री के लिए कोर्स, जितने ज्यादा कोर्सेस, स्टूडेंट कोर्स खरीद खरीद के परेशान है। सोचिए आप कितना खर्चा करते हैं। अब तो आप एक लाइन चूज कर लेंगे, भाई बहुत कोर्स किसी का खरीदे तो सीईटी के लिए खरीदे ना, उसके बाद बैंक में जाना है तो बैंक का, एसएससी में जाना है तो एसएससी का, या फिर रेलवे का। तो स्टूडेंट्स को कुल मिला के बहुत फायदा होने वाला है। और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, वेबसाइट्स, इनके हित मार खाएंगे। चूंकि इनका हित मार खाएगा, इसलिए हो सकता है कि ये खूब विरोध करना शुरू कर दें, अभी से विरोध करना शुरू कर दें, बिना सोचे समझे स्टूडेंट्स को भड़काना शुरू कर दें। जब भी ऐसी स्थिति आए, आप स्वतंत्र रूप से निष्पक्ष सोचिए। इतिहास में आज के प्रश्नों का समाधान है। आप आईबीपीएस के बारे में सोचेंगे कि फॉर्मेशन आईबीपीएस का कैसे हुआ, ठीक वैसा ही एक स्टेप है। जिस तरह से सारे बैंकों को, एसबीआई को छोड़ के सारे बैंकों को मिला करके आईबीपीएस फॉर्म हुआ और आज एक बढ़िया स्टैंडर्ड बोर्ड के रूप में वो मौजूद है, ठीक उसी तरह से सीईटी भी हम लोग आशा करते हैं, विश्वास है, ये भी इसी तरह का एक बोर्ड बन करके सामने आएगा। ये सरकार के बड़े फैसलों में एक है। मैं आपके साथ हूं। जो भी स्थिति आएगी, जैसी भी आएगी, जो कैपेबल है, जो मेहनत करने की क्षमता रखता है, उसको कोई दिक्कत होने का सवाल नहीं है। और स्थितियां अब आपके ज्यादा फेवरेबल होने जा रही हैं। ऑल द बेस्ट।